Hello aspirants. So in this video we'll complete from the growth and development till applied anthropology. So the first question was why Heath and Carter used the anthropometric measurements instead of the photographs of the individual, जैसा जो है वो आपके पास पहले मेथड्स में किया जाता था. ठीक है. सो हीथ एंड कार्टर ने एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स इसलिए यूज़ किए बिकॉज दे वर more objective rather than the photographs. They were more reproducible. जो रिजल्ट्स हैं वो दोबारा फिर से जो है वो रिप्रोड्यूस किए जा सकते थे. अगर मैं मेजर करूं तो भी इतनी मेजरमेंट्स आएंगी, आप कीजिए तब भी इतना ही मेजरमेंट आएगा. और मेजरमेंट्स जो है वो ज़्यादा प्रिसीजन के साथ जो है लिए जा सकते हैं रादर देन द फोटोग्राफ्स. एंड जो रिजल्ट्स हैं दे कैन बी मोर कंप्रीहेंडेबल या फिर कंप्रीहेंसिव. ठीक है. तो इसलिए जो है वो आपके पास हीथ एंड कार्टर ने बेसिकली फोटोग्राफ्स को यूज़ किया. ठीक है. पहले जो है वो आपके पास शेल्डन का मेथड हुआ करता था जिसके अंदर बेसिकली जो फोटोग्राफ्स है वो लिए जाते थे, फोटोग्राफ्स को यूज़ किया जाता था सैम्पल स्पेस बनाने के लिए. ठीक है. अब हमने जो है मेथड को बताना है. मेथड के अंदर बेसिकली जो है वो कैलकुलेशंस कहाँ कहाँ से की जाती हैं, दिस इज़ द मेजर एरिया जो कि आपको लिखना है. ठीक है. सो बेसिकली जो डेटा कलेक्ट किया जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हाइट एंड वेट, स्किन फोल्ड थिकनेस वगैरह, इसका डेटा कलेक्ट किया जाता है. स्किन फोल्ड बेसिकली 3 जगह से ली जाती है, ट्राइसेप, सबकैपुलर एंड सुप्रास्पाइनल फोल्ड का. और भी काफ़ी जगह से ली जाती है बट ये 3 जो है वो इंपॉर्टेंट रहते हैं. देन उसके बाद ब्रेड्थ लिया जाता है बोन्स का, ह्यूमर बोन का और फीमर बोन का, और गिर्थ लिया जाता है आर्म का और काफ का. ठीक है. सो दीज आर द मेजरमेंट्स. एज लिख लिया जाता है, बॉडी मास लिख लिया जाता है, हाइट, स्टैंडिंग और सीटेड हाइट, और उसी के साथ जो स्ट्रेचर है वो लिख लिया जाता है. देन उसके बाद आपके पास ये फोल्ड्स का जो डेटा है वो ले लिया जाता है, ट्राइसेप्स का, सब कैपुलर का, इलियक चेस्ट का, सुप्रास्पाइनल का, एब्डमन, फ्रंट थाई, बाइसेप्स, मिडल काफ. फिर उसके बाद जो है वो आपके पास चौड़ाई ली जाती है, आर्म की, गिथ, रिलैक्स्ड एंड फ्लेक्स्ड, फिर उसके बाद वेस्ट की, फिर उसके बाद ग्लूटल की, फिर उसके बाद काफ एरिया की. ठीक है. सिमिलरली आपके पास बोन्स की ब्रेड्थ मेजर की जाती है. ठीक है. ये सर्कमफेरेंस मेजर किया जा रहा है, ब्रेड्थ मेजर की जाती है हीमर की, फीमर की. ठीक है. टिबिल बोन की भी जो है वो मेजर की जाती है. देन उसके बाद जो है वो आपके पास फैट मास वगैरह जो है वो देखा जाता है. सो देन उसके बाद वही प्लॉट द ग्राफ. ठीक है. एंडोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ और मीजोमॉर्फ के अंदर हम ग्राफ को जो है वो प्लॉट कर देते हैं. सो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ द हीथ कार्टर मेथड. ये जो है वो रॉबर्ट मलीना ने यूज़ किया था ताकि स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस को और आपके पास डाइट्स को मेजर किया जा सके. देन उसके बाद लिंडसे कार्टर ने भी जो है वो सेंट डिएगो यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो आपके पास ओलंपिक एथलीट्स के अंदर जो है वो अलग अलग स्पोर्ट्स का क्या स्मैटोटाइप्स के साथ रिलेशन हो सकता है उसके लिए यूज़ किया था. ठीक है. देन उसके बाद जो है वो आपके पास एंथ्रोपोमेट्री के अंदर भी यूज़ हो चुका है ये मेथड. ठीक है. तो क्लेसेंस ने इसको यूज़ किया था सो एज टू मेजर द न्यूट्रिशन इन द बॉयज़. देन उसके बाद जो है वो अगेन लैंग ने यूज़ किया था चिल्ड्रन हॉस्पिटल ओंटारियो कनाडा के अंदर इसको. ठीक है. ताकि आपके पास अलग अलग जो लोग हैं उनका जो रेशियल डिवीज़न है और जो हेल्थ का इंडिस है वो बनाए जा सकें. ठीक है. सो दीज आर यूज्ड. सो एप्लीकेशंस को अच्छे तरीके से देख लेना. देन उसके बाद इसका क्रिटिसिज्म क्या है. ठीक है. एंथ्रोपोमेट्री के ऊपर देर इज़ ओवर रिलायंस और आपके पास जो है वो बॉडी कंपोजिशन को सिर्फ और सिर्फ एंथ्रोपोमेट्री से हम मेज़र नहीं कर सकते. इसी के साथ जो है वो सीरोलॉजिकल मेथड्स वगैरह भी हमें यूज़ करने पड़ते हैं. ठीक है. कैटेगरीज 3 हैं, लिमिटेड हैं. तो जैंट्स कहते हैं कि सिर्फ 3 कैटेगरीज़ के अंदर नहीं इनको रखा जा सकता. जैंट्स ने अपनी जो है वो क्लासिफिकेशन बनाई है जिसके अंदर 7 कैटेगरीज़ हैं. ठीक है. देन उसके बाद बात आती है देयर इज़ लैक ऑफ प्रिसीजन. ठीक है. J.H. टैनर जो है वो कहते हैं कि आपके पास प्रिसीजन नहीं है इस मेथड के अंदर. मेजरमेंट्स के अंदर जो है वो अक्सर एरर्स हो जाते हैं और जब इस मेथड के अंदर एरर्स होते हैं तो अगेन आपके पास जो है वो प्रॉब्लम्स आती हैं. देन उसके बाद बात आती है एप्लीकेशन. बैरी बॉगिन कहते हैं कि बहुत लिमिटेड है. जेनेटिक एनवायरमेंटल चीज़ों को जो कि स्मैटोटाइप्स के ऊपर इम्पैक्ट डालती हैं, कैसे इम्पैक्ट डालती हैं वो उसके साथ मेजर नहीं किया जा सकता है. ठीक है. देन उसके बाद मसल डिस्ट्रीब्यूशन को जो है वो इसने इग्नोर किया है. ठीक है. सो दिस इज़ अबाउट दी स्मैटोटाइपिंग
एंड देन उसके बाद व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ द ह्यूमन प्री नेटल ग्रोथ। ठीक है, पहला स्टेज आता है जर्मिनल स्टेज, जस्ट इसको देख लेना एक बार, देन एम्ब्रियोनिक स्टेज, देन उसके बाद फीटल स्टेज। So what are the reasons for the reduction in the age of menarche over the human females in the successive generations? ठीक है, सो दीज आर द रीजंस, और उसी के साथ मैंने केस स्टडीज़ लिखी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो न्यूट्रिशन है वो ओवर द टाइम इम्प्रूव हुआ है, इसके अंदर जो है मुर्रे की और बेटन की, फ्रीडमैन की स्टडी लिखी है मैंने। ठीक है, देन ओबिसिटी जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, फैट मास इंक्रीज़ हो रहा है, जिसके अंदर JM ली की केस स्टडी हमने लिखी है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स, EDCs वगैरह को जो एक एक्सपोजर होता है वो ज़्यादा हो रहा है। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, सोशो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो है वो अगेन न्यूक्लियर फैमिली, अर्ली एक्सपोजर टू दी पोर्नोग्राफी एक्सेट्रा, ऐसा हो रहा है। तो जिस वजह से जो है वो अगेन एक अर्ली एज ऑफ मेनार्ज जो है वो देखा जा रहा है। देन उसके बाद जो जेनेटिक फैक्टर्स हैं, अगेन आपके पास जो है वो एक जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन भी देखा जाता है कि दैट इन सम एथनिसिटीज़ पहले मेनार्च आ जाता है, कुछ एथनिसिटीज़ के अंदर बाद में मेनार्च आता है। देन उसके बाद बात आती है सोशो इकोनॉमिक स्टेटस की। सो अगेन द एक्सेस टू द रिसोर्सेज, द एक्सेस टू द फूड एक्सेट्रा। ओंग और उसकी टीम ने जो है वो काम किया है, तो उन्होंने अगेन बताया कि आपके पास अर्बन एरियाज़ के अंदर इस वजह से जल्दी मेनार्च जो है वो आ जाता है। देन उसके बाद डिफरेंट साइकोलॉजिकल एंड द एवोल्यूशनरी थ्योरीज, फिजियोलॉजिकल एंड द एवोल्यूशनरी थ्योरीज। सो फिजियोलॉजिकल थ्योरी, द फर्स्ट थ्योरी इज़ वियर एंड टीयर थ्योरी। आई बिलीव आपने ये सारी जो है वो थ्योरीज़ करी होंगी। वियर एंड टीयर थ्योरी कहती है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपके सेल्स के अंदर या फिर आपके शरीर के अंदर वियर एंड टीयर होता रहता है, जिसकी वजह से इवेंचुअली कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो है वो टीयर डाउन, रुकना शुरू हो जाता है। देन उसके बाद बात आती है फ्री रेडिकल थ्योरी की। फ्री रेडिकल थ्योरी, इट वाज अ लैंडमार्क स्टडी दैट वाज डन बाय हरमन। तो बेसिकली वो कहते हैं कि आपके पास जो है वो धीरे धीरे जैसे जैसे ऑक्सीडेशन होता रहता है, फ्री रेडिकल अकमुलेट होते जाते हैं, जिसकी वजह से जो है सेल की फंक्शनिंग कम होती जाती है, शट डाउन होती जाती है। देन उसके बाद देयर इज़ अ सेलुलर सेनेसेंस थ्योरी। तो सेलुलर सेनेसेंस थ्योरी कहती है कि 50 का जो है वो आपके पास एक हेफलिक लिमिट होता है। 50 के बाद जो है वो आपके पास और सेल्स जो है वो डिवाइड नहीं कर पाते हैं। देन उसके बाद बात आती है एवोल्यूशनरी थ्योरी की। एवोल्यूशनरी थ्योरीज़ के अंदर जो है पहला है म्यूटेशन अकमुलेशन थ्योरी, कि धीरे धीरे जो है वो म्यूटेशंस अकमुलेट होते जाते हैं, जिस वजह से जो है वो इवेंचुअली आपके पास जो है वो हार्मफुल म्यूटेशंस जो है वो इट लीड्स टू द डेथ इन अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल। और डेथ जो है वो ज़रूरी भी होती है, क्योंकि अगर डेथ नहीं होगी तो आपके पास पॉपुलेशन अकमुलेट होती जाएगी और नई जनरेशन के लिए रिसोर्सेज नहीं बचेंगे। देन उसके बाद बात आती है एंटागोनिस्टिक पॉलियोट्रैपिक थ्योरी, तो जो कि बेसिकली ये बताती है कि आपके पास जो जीन्स आपकी स्टार्टिंग में, एज की स्टार्टिंग के अंदर जो आपके लिए इफेक्टिव रहते हैं, वही जो है वो आपकी एजिंग भी कॉज करते हैं, और इवेंचुअली वही जो है वो आपका डेथ भी कॉज करते हैं। देन उसके बाद डिस्पोजेबल सोमा थ्योरी। डिस्पोजेबल सोमा थ्योरी कहती है कि देयर इज़ अ बैलेंस बिटवीन द रिप्रोडक्शन एंड द मेंटेनेंस ऑफ योर बॉडी। तो अगर आपके पास जो है वो बॉडी को दोनों के बीच में बैलेंस बनाना पड़ जाता है, जिस वजह से जो है वो आपके पास रिप्रोडक्शन ज़्यादा होने की वजह से जो है वो आपका एक जो एनर्जी लेवल है बॉडी के अंदर ड्रॉप कर जाता है, सोमा लेवल ड्रॉप कर जाता है, एंड इट कॉजेज योर डेथ। ठीक है, देन उसके बाद ह्यूमन ग्रोथ अडोलसेंस एंड द ह्यूमन ग्रोथ स्पर्ट। तो अगेन आपके पास इसका डिस्कशन हमने किया है कि आपके पास किस तरह से ये अभी अर्ली हो रहा है। ठीक है, और आपके पास पहले गर्ल्स के अंदर आ जाता है, फिर बॉयज़ के अंदर आ जाता है, और क्यों ये जो है वो हो रहा है। ठीक है, जो ऊपर वाले फैक्टर्स हैं जो कि इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन वगैरह, जेनेटिक्स वगैरह, वही फैक्टर्स जो है वो आप नीचे लिख सकते हैं। तो अलग से मैंने केस स्टडीज़ भी लिख रखी हैं अलग, अगर आपने ये लिखी हुई ये भी लिख सकते हो, अगर आपने जो ऊपर लिखी हुई केस स्टडीज़ हैं वो नीचे लिखनी है वो भी लिख सकते हो। देन उसके बाद बात आती है सेकुलर ट्रेंड्स इन द ह्यूमन ग्रोथ, दे कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रल। अब बेसिकली इस चीज़ को समझ लो कि सेकुलर ट्रेंड्स आखिरकार होते क्या हैं। ठीक है, सो सेकुलर ट्रेंड्स जो है वो, जैसे फॉर एग्जांपल सेकुलर ट्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेंड्स किस चीज़ के, ये क्वेश्चन आता है। तो सेकुलर ट्रेंड्स का मतलब है कि जब आप वेलोसिटी ग्राफ जो है वो प्लॉट करते हो, तो वेलोसिटी ग्राफ अगर तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एक थीम होता है या फिर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एक ट्रेंड होता है उसको फॉलो करते हैं, तो उसको हम कहते हैं पॉजिटिव सेकुलर ट्रेंड। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से
आपने देखा कि 19th सेंचुरी के अंदर जो है, या फिर 19th सेंचुरी से अब तक जो है, 19th सेंचुरी से 20th सेंचुरी तक आपका वेट बढ़ रहा है, या फिर ह्यूमन बीइंग्स का जो हाइट है और वेट जो है वो बढ़ रहा है। फिर उसके बाद 20 से 21st सेंचुरी के अंदर जो भी आपके पास 7 साल आपने प्लॉट किए, उसके अंदर आपने देखा कि वेट बढ़ रहा है, और वेट बढ़ने का जो ट्रेंड है, यानी कि जो वेट बढ़ने की वेलोसिटी है, वो भी जो है वो बढ़नी स्टार्ट हो गई है। नाउ दिस इज नोन एज द पॉजिटिव सेकुलर ट्रेंड। ठीक है, कि जो पुराना जो एक रिलेशन चलता आ रहा है, जो पुराना जो एक ट्रेंड चलता आ रहा है, उसको आपने फॉलो किया है। ठीक है, दैट इज नोन एज द पॉजिटिव सेकुलर ट्रेंड। देन उसके बाद नेगेटिव सेकुलर ट्रेंड। नेगेटिव सेकुलर ट्रेंड का मतलब है, लेट से यहीं पे जो है वो हाइट एकदम से कम होनी शुरू हो गई। जैसे लेट से यू आर लिविंग इन अ गुटमाला, यू आर लिविंग इन गुटमाला, वहाँ पे वॉर स्टार्ट हो गया, तो वॉर के कारण जो है वो इट विल बी अ स्ट्रेस, न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा आपको, तो आपका जो है वो हाइट बढ़ने का जो वेलोसिटी है वो कम हो जाएगा, या फिर आपका जो हाइट है वो इट विल स्टार्ट टू डिक्रीज। ठीक है जी। सो इससे क्या होगा कि आपके पास जो है इट विल कॉज अ नेगेटिव सेकुलर ट्रेंड। देन उसके बाद बात आती है न्यूट्रल सेकुलर ट्रेंड की, जिसके अंदर कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है, सो आपके पास जो है पॉजिटिव सेकुलर ट्रेंड। अ पॉजिटिव सेकुलर ट्रेंड इन द ह्यूमन ग्रोथ, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द इंक्रीज इन साइज और द डिक्रीज इन द एज ऑफ मैचुरेशन। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है बिकॉज आपके पास जो है वो 20th सेंचुरी के बाद न्यूट्रिशन सब्सिक्वेंटली इंप्रूव होना शुरू हुआ है। ठीक है, देन उसके बाद नेगेटिव सेकुलर ट्रेंड। नेगेटिव सेकुलर ट्रेंड तब आता है जब आपके पास सोशो इकोनॉमिक टर्मोइल होता है, वॉर होता है, या फेमाइन आता है। ठीक है, दैट इज द नेगेटिव सेकुलर ट्रेंड। न्यूट्रल सेकुलर ट्रेंड जब आपके पास एक पॉपुलेशन आइसोलेशन के अंदर पड़ी हुई है और बस वैसे ही एग्जिस्ट करती जा रही है होमोसिस के अंदर। ठीक है, देन उसके बाद बात आती है सेनिसेंस की। इसको जस्ट एक बार खुद देख लेना। सेनिसेंस के अंदर बायोलॉजिकली क्या होता है, फिजियोलॉजिकली क्या होता है, और सोशो इकोनॉमिक आस्पेक्ट्स के अंदर जो है वो क्या होता है। ठीक है, देन उसके बाद बात आती है जेनेटिक एनवायरमेंटल फैक्टर्स इन दी ह्यूमन ग्रोथ। कौन से जेनेटिक फैक्टर्स आते हैं, पहले हमने उसको देख लिया कि आपके पास जो है सबसे पहले यू हैव द ग्रोथ हार्मोन जीन्स, GH1 जीन, जो कि 17th क्रोमोसोम के ऊपर होता है। देन उसके बाद इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर जीन होता है, वेरिएंट 1 एंड वेरिएंट 2। ठीक है, देन उसके बाद जो है वो सॉक्स SHOX जीन होता है। ठीक है, जिसके कारण जो है वो आपके पास अगेन दैट इज कि सो जिनके अंदर शॉर्ट स्टेचर होमोबॉक्स कंटेनिंग जीन होता है, सो इट इज़ वेरी क्रूशियल फॉर द बोन डेवलपमेंट। देन उसके बाद जो है वो FGFR जीन होता है, जो कि अगेन जो है वो आपके पास बोन डेवलपमेंट के अंदर क्रूशियल रोल प्ले करता है। सो दीज आर द जीन्स। एक बार जो है वो इसको एक बार जस्ट रीड इट वंस। ठीक है, फिर उसके बाद देर आर एनवायरमेंटल फैक्टर्स, इसके अंदर न्यूट्रिशन आ जाता है। ठीक है, सो अगेन आपके पास सोशो कल्चरल स्टेटस आ जाता है, या फिर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस आ जाता है। सो अगेन जस्ट एक बार जो है वो जस्ट गिव इट आ रीडिंग। ठीक है, देन उसके बाद जो है वो आपके पास हमने इसी चीज़ को दिखाने के लिए आपके पास पिलोटा बर्थ कोहेरेंट स्टडी जो है वो की। ठीक है, जिसके अंदर ये पता चलता है कि आपके पास अगर अच्छा न्यूट्रिशन दिया जाए तो आपके पास जो है वो जल्दी जो है वो मैचुरेशन एज जो है वो आ जाती है। ठीक है, देन देयर आर द कल्चरल फैक्टर्स, जिसके अंदर डाइट आ जाता है, फिजिकल एक्टिविटी आ जाती है, हेल्थ प्रैक्टिसेस आ जाती हैं, वो सारी चीज़ें। ठीक है, जस्ट गिव इट अ रीडिंग। ठीक है, तो अगेन आपके पास ऐसे जब क्वेश्चंस आते हैं, वी आर लुकिंग फॉर द डाइवर्सिटी एंड द होलिज्म इन द आंसर। ठीक है, देन उसके बाद डिस्कस द मेथड्स ऑफ स्टडिंग द ह्यूमन ग्रोथ विद द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। सो पहला मेथड होता है द लॉन्गिट्यूडनल मेथड। लॉन्गिट्यूडनल मेथड के अंदर क्या होता है, आप एक ही टाइम के ऊपर अलग अलग जो एज के इंडिविजुअल्स हैं उनको आप मेजर कर लेते हो, एंड देन उसके बाद जो है वो आप उसको टाइमली जो है वो एज वाइज कैसे हाइट बढ़ी है उसका डेटा जो है वो प्लॉट कर देते हो। ठीक है, अब इसके अंदर जो है वो डीमेरिट्स, मेरिट्स तो है ही कि आपके पास बड़ा ईजी है इसको करना, डीमेरिट्स बहुत सारे होते हैं। सॉरी, दैट इज द क्रॉस सेक्शनल स्टडी, नॉट द लॉन्गिट्यूडनल मेथड, आई एम रियली वेरी सॉरी। ठीक है, तो आपके पास जो है वो उसके अंदर डीमेरिट्स तो बहुत सारे होते हैं कि आपके पास जो है वो अगेन जो इट इज़ आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है ग्रोथ पैटर्न की वो ज़्यादा सटीक जो है वो आपको नहीं मिलती है,
एंड देन आपके पास जो है देयर इज़ ऑल्सो द रिस्क ऑफ द कोहरट इफेक्ट्स, कि आपके पास जो है वो कई बार क्या होता है दैट देयर आर डिफरेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ द डिफरेंट पीपल, जिस वजह से जो है वो एक कोहरट इफेक्ट जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास लेट से यू हैव 12 साल के जो लोग हैं उसके अंदर जो है वाइट बच्चे ज़्यादा हैं, और जो 13 साल के बच्चों का आपने कोहरट लिया है उसके अंदर ब्लैक बच्चे ज़्यादा हैं। ठीक है, तो इस वजह से जो है वो आपके पास डिस्क्रिपेंसीज जो है वो आ जाएंगी। तो यहाँ पे जीन्स की वजह से डिस्क्रिपेंसीज भी आ सकती हैं, यहाँ पे जो है वो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस की वजह से भी जो है डिस्क्रिपेंसीज आ सकती हैं। ठीक है, सो दैट इज़ दी क्रॉस सेक्शनल मेथड। क्रॉस सेक्शनल मेथड के अंदर आप एक जगह के ऊपर जाते हो, अलग अलग जो बच्चे होते हैं, अलग अलग जो ग्रुप्स के बच्चे होते हैं उनको कलेक्ट करते हो, यू टेक द डेटा एंड देन यू प्लॉट इट। ठीक है, सो अगेन आई एम अंडर द इन्फ्लुएंस कि आपको ऑलरेडी जो है उन चीज़ों के बारे में पता है। ठीक है, दैट इज़ वाई आई एम मतलब सुपर चार्ज, और बस चीज़ों को जस्ट आपको रिवाइज करवा रहा हूँ मैं। ठीक है, एंड दीज वीडियोज़ दे आर स्पेसिफिकली नॉट मेड फॉर द बिगिनर्स। ठीक है, अगर आप बिगिनर्स हो तो वीडियो को छोड़ दीजिए। दीज वीडियोज़ दे आर स्पेसिफिकली टारगेटेड फॉर दोज पीपल जिनको जो है वो आपके पास अगले 10 दिन के अंदर अंदर पूरा ख़त्म करना है सिलेबस को। ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू जो है वो हम इस चीज़ को ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है, देन उसके बाद बात आती है लॉन्गिट्यूडनल मेथड की। लॉन्गिट्यूडनल मेथड के अंदर आप जो है वो कुछ इंडिविजुअल्स को लेते हो, बचपन से जो है वो उनका डेटा जो है वो मेजर करते रहते हो। ठीक है, तो आपको पता होता है कि ये इंडिविजुअल जो है वो वाइट एथनिसिटी से है, ये जो है वो ब्लैक एथनिसिटी से है, ये हिस्पैनिक है, ये जो है वो आपके पास लैटिन अमेरिकन है, ये इंडियन है। तो आप जो है वो जेनेटिक फैक्टर्स को अलग चॉक आउट कर पाते हो, और आपके पास एनवायरमेंटल फैक्टर्स को जो है वो सिर्फ देख पाते हो। ठीक है, बट ऑन दैट केस आपके पास दो जेनेटिक फैक्टर्स हैं, उनको जो है वो बीच में ही लेना पड़ता है, जिसकी वजह से कोहरट इफेक्ट्स जो है वो आने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, देन उसके बाद इसके मेरिट्स हैं कि आपके पास बहुत अच्छे तरीके से बहुत सटीक स्टडीज़ जो है वो इसके अंदर होती हैं, और आपके पास द नेचर ऑफ ग्रोथ पैटर्न इट इज़ वेरी इफेक्टिवली मेजर्ड। देन उसके बाद देर आर डी मेरिट्स ऑल्सो, कि आपके पास बहुत टाइम कंज्यूमिंग होती है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, पार्टिसिपेंट्स जो है वो बहुत बार ड्रॉप आउट कर जाते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो स्टडीज़ जो है वो लिंगो के अंदर रह जाती हैं। ठीक है, सो जैसे फॉर एग्जांपल फेल्स लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ हैं, जस्ट इसको एक बार देख लेना। देन उसके बाद देर इज़ अ मिक्स्ड लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़। मिक्स्ड लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ के अंदर आप क्या करते हो, आप बैकअप के अंदर बच्चों को रखते हो। ठीक है, तो जैसा ही कोई जो है वो ड्रॉप आउट करता है, या फिर जैसे ही जो है वो आपको लगता है कि ये बच्चे जो है वो आपके पास कुछ अलग बिहेव कर रहे हैं, कुछ जो है वो आप जब टेस्ट वगैरह लेने के लिए जाते हो तो टेस्ट के अंदर चीट करते हैं, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें आ चुकी हैं, तो आप उसको जो है वो ड्रॉप आउट कर देते हो, तो दूसरा जो बैकअप के अंदर बच्चा लिया होता है उसका मेजरमेंट ले लेते हो। और इसके अंदर क्या किया जाता है कि जो बच्चा मेजरमेंट बैकअप के अंदर रखा जाता है उसको जो है वो वही एथनिसिटी का होना चाहिए जो कि बच्चे यहाँ पे लिए हैं आपने। ठीक है, सो दैट इज़ नोन एज द मिक्स लॉन्गिट्यूडनल मेथड। और ये जो मिक्स लॉन्गिट्यूडनल मेथड है इसके अंदर बेसिकली वी ट्राई टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ डिसरप्शन इन आवर स्टडीज़। ठीक है, सो ये 3 मेथड्स होते हैं, जस्ट गो थ्रू इट वंस और आपको जो है वो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, देन उसके बाद बात आती है इशूज़ ऑफ द एल्डरली एंड सेनिसेंस इन द डेवलपिंग एंड द डेवलप्ड कंट्रीज़। तो आपके पास डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, विद द केस स्टडीज़ आई हैव रिटन इट। ठीक है, तो इस एक बार जो है वो इसको जस्ट गो थ्रू इट वंस। ठीक है, देन उसके बाद शेल्डन के मेथड को हमें समझाना था। शेल्डन का मेथड कुछ नहीं है, बेसिकली जो है वो विलियम हर्बर्ट शेल्डन ने बेसिकली असाइलम्स के अंदर और हॉस्पिटल्स के अंदर, जेल्स के अंदर काम किया, और इसके अंदर क्या किया जाता था कि आपके पास फोटोग्राफ्स जो है वो अवेलेबल रहते थे, लोगों के फोटोग्राफ्स, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दोज फोटोग्राफ्स उन्होंने लोगों को स्पेसिफिक बॉडी टाइप्स के अंदर जो है वो रखना स्टार्ट कर दिया। एंडोमॉर्फी का मतलब है कि जिनके अंदर हाई बॉडी फैट रहता है। मीजोमॉर्फी का मतलब है कि जिनके अंदर ज़्यादा जो है वो मस्कुलर मास रहता है। एंड एक्टोमॉर्फी का मतलब है कि जिनका जो है वो लीनियर फिजिक है। ठीक है, तो इसके अंदर जो है वो बेसिकली आप
कितना जो है वो आपके पास एंडोमॉर्फी है, कितना मीजोमॉर्फी है, कितना एक्टोमॉर्फी है, विद द हेल्प ऑफ द फोटोग्राफिक टेक्निक्स शेल्डन जो है वो उस चीज़ को मेजर करते थे। वो जो है वो इंटीजर्स जो है, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से 3 एंडोमॉर्फी है जो है वो आपके पास, मीजोमॉर्फी 3 है, एक्टोमॉर्फी जो है वो आपके पास 2 है, सो इट विल बी 3 3 2। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो आप जो शेल्डन थे वो आपको इंटीजर जो है वो दे देते थे। ठीक है, सो एक 3 डिजिट रेटिंग जो है वो उन्होंने बनाई हर एक इंडिविजुअल के लिए। ठीक है, और इसका एप्लीकेशन जो है वो बहुत वाइड हुआ करता था, लेकिन शेल्डन ने जो है वो अपना एप्लीकेशन साइकोलॉजी के अंदर लगाया था इसका। ठीक है, सो साइकोलॉजी के अंदर, और शेल्डन के बाद जो है वो आपके पास RM पार्नल ने जो है वो इसको यूज़ किया था। ठीक है, तो शेल्डन ने जो है वो कहा था कि अलग अलग जो आपके पास साइकोलॉजिकल डिसीजेज होते हैं वो अलग अलग बॉडी टाइप्स के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट रहते हैं। ठीक है, ऑल दो इट वॉज वेरी मच क्रिटिसाइज, बट अगेन एप्लीकेशन रहा था इसका। ठीक है, सो दीज आर द एप्लीकेशंस। नॉर्टन और क्रेग ने इसको स्पोर्ट्स के अंदर यूज़ किया है, जैक्सन ने इसको हेल्थ स्टडीज़ के अंदर यूज़ किया, फिजिकल एंथ्रोपोमेट्री के अंदर जो है वो इसको अगेन मैक्सिको के अंदर यूज़ किया गया है। ठीक है, जो सिल्वा ने यूज़ किया था इसको, ताकि जो बच्चे हैं उनकी हेल्थ को प्रेडिक्ट किया जा सके, उनके अंदर डिसीज़ जो है उनको प्रेडिक्ट किया जा सके। क्रिमिनोलॉजी के अंदर अगेन जो है वो गुलेक ने इसको यूज़ किया था। क्रिटिसिज्म बहुत 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 ज़्यादा वाइड हैं। ठीक है, पहला क्रिटिसिज्म शेल्डन की एप्लीकेशन के ऊपर ही है कि आपके पास एप्लीकेशन और उनका जो एक सैम्पल स्पेस था वो फ्लॉड था, उनकी जो फोटोग्राफिक टेक्निक थी वो जो है वो फ्लॉड थी, जिसको जो है वो अगेन आगे चल के हम देखते हैं कि सुधारा जाता है। ठीक है, सो देन उसके बाद जो है देयर वाज ह्यूज अमाउंट ऑफ सब्जेक्टिविटी। ठीक है, अगेन इट मे लीड टू द स्टीरियोटाइपिंग। ठीक है, तो कॉकले कहते हैं कि अगेन इससे जो है वो स्टीरियोटाइपिंग हो सकती है कि अगर इस तरह का बच्चा है तो इसके अंदर ये जो है वो मेंटल डिफॉल्ट्स होंगे। ठीक है, तो इस तरह से देयर वर वाइड क्रिटिसिज्म्स ऑफ दैट। देन उसके बाद बात आती है व्हाट इज़ द एंथ्रोपोमेट्रिक सोमैटोटाइपिंग। सो हमने जो है वो पहले बता दिया कि एंथ्रोपोमेट्रिक सोमैटोटाइपिंग क्या होती है। सो इट रेफर्स टू द क्लासिफिकेशन मेथडोलॉजी दैट इज़ यूज टू कैटेगराइज द ह्यूमन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक बॉडी कंपोजिशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो आपके पास बॉडी फैट, मस्कुलैरिटी एंड लीनियलिटी। ठीक है, सो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, आपके हेल्थ स्टेटस को अगर आप जानना चाहते हैं और आने वाली हेल्थ प्रॉब्लम्स को जानना चाहते हैं तो वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। स्पोर्ट्स एंड फिटनेस के अंदर यूज़ कर सकते हैं, हीथ कार्टर ने यूज़ किया था। ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर यूज़ करते हैं, रॉबर्ट मलीना ने यूज़ किया था। फोरेंसिक्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद जो है वो एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ के अंदर जो है वो यूज़ हो सकता है। अगेन रॉबर्ट मलीना ने यहाँ पे भी यूज़ किया था, मैंने यहाँ पे पॉपकिंस का एग्जांपल दिया है, चाइना के अंदर उन्होंने काम किया था। न्यूट्रिशनल हेल्थ एंड और जो पॉलिसी मेकिंग है उसके रिगार्डिंग उसके अंदर जो है उसको यूज़ किया जा सकता है, और एर्गोनोमिक डिज़ाइनिंग के अंदर जो है वो इसको यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, सो व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ, और आपको जो है वो हर एक को डिटेल के अंदर बताना था। तो अगेन आपके पास प्री नेटल के अंदर 3 स्टेजेस होती हैं, तो उसको जो है वो आपके पास जर्मिनल स्टेज है, एम्ब्रियोनिक पीरियड होता है, फीटल पीरियड होता है, फिर उसके बाद इन्फेंसी के अंदर बच्चा पहुंच जाता है, फिर अर्ली चाइल्डहुड, फिर मिडल चाइल्डहुड, फिर अडोलसेंस, फिर अर्ली अडोलसेंस, फिर लेट अडल्ट, मिडल अडल्टहुड, लेट अडल्टहुड, और एक जो है वो एक और डेट होती है दैट इज़ द इमर्जिंग अडल्टहुड। इसके अंदर याद रखना है कि बच्चे सिर्फ फिजियोलॉजिकल फीचर्स लिखते हैं, सोशल डेवलपमेंट और कॉग्निटिव डेवलपमेंट को भी लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसको भी आप लिखेंगे। देन उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन द ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सो क्या ग्रोथ होता है, ग्रोथ इज़ बेसिकली मोर क्वांटिटेटिव एंड डेवलपमेंट इज़ मोर क्वालिटेटिव। ठीक है, डेवलपमेंट के अंदर कोऑर्डिनेशन वगैरह ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ग्रोथ के अंदर जो है वो सिर्फ आपके पास एक ग्रोथ ही आती है, लीनियर ग्रोथ की बात की जाती है। देन उसके बाद व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ द इनब्रीडिंग ऑन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो अगेन जस्ट गो थ्रू दिस। देन उसके बाद एजिंग एंड सेनेसेंस, तो दोनों कंसेप्ट के अंदर क्या डिफरेंस है, तो आपके पास एजिंग जो है वो इट इज़ मोर ऑन द फिजियोलॉजिकल साइड एंड द सेनेसेंस इट इज़ ऑल्सो द बायोलॉजिकल प्रोसेस प्लस आपके पास जो है वो एक सोशोलॉजिकल प्रोसेस रहता है। ठीक है,
देन उसके बाद जो है सेनिसेंस एंड सोशो इकोनॉमिक्स इन द कंटेम्प्रेरी टाइम, यानी कि सेनिसेंट जो आपके पास एजिंग पॉपुलेशन है उसका जो है वो क्या इम्पैक्ट पड़ता है सोसाइटी के ऊपर, सोसाइटी उसको जो है किस तरह से सपोर्ट कर सकती है। अगेन इकोनॉमिक सिक्योरिटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, हेल्थ केयर एक्सेस के ऊपर, सोशल डिटर्मिनेंट्स के ऊपर, और आपके पास जो है वो इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या पड़ता है एजिंग पॉपुलेशन का ग्लोबल इकोनॉमिक्स के ऊपर, ये जो है वो हमने डिस्कस किया। ठीक है, देन उसके बाद व्हाट आर द थ्योरीज ऑफ एजिंग, हर एक थ्योरी बायोलॉजिकल थ्योरीज यहाँ पे लिखी हैं। ठीक है, एंड देन उसके बाद सोशोलॉजिकल थ्योरीज भी जो है वो यहाँ पे लिखे हैं। जस्ट गो थ्रू इट वंस, इवन एवोल्यूशनरी थ्योरीज वगैरह सारा कुछ लिखा है, गो थ्रू इट वंस। अगर ये किसी तरह से समझ ना आएगी कोई थ्योरी, देन आई एम देयर फॉर यू। देन उसके बाद बात आती है लाइफ टेबल की। तो लाइफ टेबल बेसिकली इट इज़ यूज टू प्रोडिक्ट योर सर्वाइवेबिलिटी इन दैट पर्टिकुलर एज ग्रुप। तो लाइफ टेबल के अंदर क्या किया जाता है, 3 कॉलम जो है वो ड्रॉ किए जाते हैं, एल कॉलम, डी कॉलम एंड क्यू कॉलम। एल कॉलम के अंदर जो है वो जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से दिस इज द एल कॉलम, दिस इज द डी कॉलम एंड देन दिस इज द क्यू कॉलम। ठीक है, एंड देन देर आर एज ग्रुप्स, यहाँ पे एज ग्रुप्स लिखे जाते हैं 0 से 5, 5 से 10, इस तरह से। ठीक है, तो लेट से हमने जो है वो 100 इंडिविजुअल्स लिए जो कि पैदा हुए। ठीक है, एंड इवेंचुअली डी कॉलम के अंदर जो है वो हम लिखते हैं कि कितनी डेथ्स हुई। तो और इसी के अंदर, इसी एज ग्रुप के अंदर हमने देखने को मिला कि आपके पास जो है वो लेट से 50 डेथ हो गई, तो कितने सर्वाइव करे, 50 सर्वाइव कर गए। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास हाफ की प्रोबेबिलिटी है आपकी डेथ होने की, 50-50 चांसेस हैं इस एज ग्रुप के अंदर। फिर अगले एज ग्रुप के अंदर कितने लोग पहुंचेंगे, ऑब्वियसली 50 पहुंचेंगे। ठीक है, 50 पहुंचेंगे जी। लेट से यहाँ पे सिर्फ 10 की डेथ हुई, तो आपके पास 40 की प्रोबेबिलिटी है, तो 40 जो है वो बच गए। तो 40/50 जो है वो ये आपकी प्रोबेबिलिटी रहेगी जिंदा रहने की। सो दिस इज दी लाइफ टेबल्स। लाइफ टेबल बेसिकली जो है वो आपके पास मॉर्टलिटी रेट को मेजर करते हैं। ठीक है, डेमोग्राफिक स्टडीज़ वगैरह के अंदर जो है इसको यूज़ किया जाता है। सो द नेक्स्ट इज द डेमोग्राफी। सो डेमोग्राफी के अंदर पहला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय हेल्थ। हेल्थ जो है वो WHO ने कहा है दैट इट इज़ द कंप्लीट ऑफ द इट इज़ द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। और आपके पास सिर्फ जो है डिसीज़ का एब्सेंस जो है वो हेल्थ नहीं होता है। सो आपके पास व्हाट आर द ब्रॉडर पर्सपेक्टिव्स ऑफ हेल्थ। पहला जो है वो बायोमेडिकल पर्सपेक्टिव रहता है, जो कि बहुत ऐसा कहता है कि अगर डिसीज़ नहीं है तो आप हेल्दी हो। ठीक है, तो आपके पास मार्गरेट लॉक ने इसको बहुत बुरी तरह से क्रिटिसाइज़ किया। देन उसके बाद बायोसाइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है। बायोसाइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव जो है वो बेसिकली कहता है कि बायोलॉजिकली भी आपको सही होना पड़ेगा, और उसी के साथ साथ जो है वो साइकोलॉजिकली भी आपको सही होना पड़ेगा। और साइकोलॉजिकली सही होने के लिए आपके जो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है, आपका एजुकेशन और आपके एनवायरमेंटल कंडीशंस भी जो है वो सही होने चाहिए। देन उसके बाद बात आती है इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव की। इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव जो है वो कहता है कि आपका जो फिजिकल है और जो सोशल एनवायरमेंट है, दैट शुड ऑल्सो बी ऑलराइट विद योर हेल्थ। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि किसी की तरह की आपको स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। फिजिकल एनवायरनमेंट स्ट्रेस का मतलब है कि आपके पास जो है वो ड्यू टू दी ज़्यादा कोल्ड है या फिर आपके पास ज़्यादा हीट है, जिसकी वजह से आपका फिटनेस लेवल जो है वो कम हो रहा है। सोशल एनवायरनमेंट का मतलब है कि किसी तरह से वॉर वगैरह जो है वो चला हुआ है। ठीक है, तो आपके पास दिस इज़ द इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। देन उसके बाद बात आती है कल्चरल पर्सपेक्टिव की। कल्चरल पर्सपेक्टिव के अंदर जो है वो हम देखते हैं कि आपके पास बिकॉज ऑफ सर्टन कल्चरल प्रैक्टिसेस कुछ चीज़ें जो है कुछ डिसीजेज जो है वो आपके पास कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी के अंदर ज़्यादा होते हैं, कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी के अंदर जो है वो कम होते हैं। ठीक है, सो एंड देन उसके बाद जो है वो हमने देखना है कि आजकल जो है वो लाइफस्टाइल डिसीजेस क्यों राइज कर रहे हैं। ठीक है, तो वो जो है वो हमने दिखा दिया, स्मोकिंग, अल्कोहल, अर्बनाइजेशन वगैरह जो है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। दैन उसके बाद डिस्कस द कंटेम्प्रेरी पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स इन द लाइट ऑफ द वेरियस सोशो इकोनॉमिक एंड डेमोग्राफिक थ्योरीज। ठीक है, तो इसके अंदर जो है वो माल्थुजियन थ्योरी क्या प्रॉब्लम बताती है। अगेन वो बताती है कि आपके पास माल्थुजियन थ्योरी प्रॉब्लम जो है वो बताती है कि जो फूड है, फूड ग्रेन्स की जो है वो शॉर्टेज होगी। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी बताती है कि नए तरह के डिसीज़ आएंगे। कल्चरल मटीरियलिज्म की थ्योरी बताती है कि आपके पास जो है वो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो सकता है बढ़ती पॉपुलेशन के कारण। ठीक है,
तो आपके पास सोशल कंस्ट्रक्शन थ्योरी कहती है कि आपके पास इनइक्वालिटीज़ आ जाएंगी, पॉवर्टी जैसी प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाएंगी। फेमिनिस्ट थ्योरी कहती है कि पॉपुलेशन बढ़ने के कारण जो है वो आपके पास जेंडर डिवीज़न जो है वो बढ़ेगा, जिस वजह से जो है जेंडर प्रॉब्लम जो है आ सकती हैं। नियो माल्थुजन थ्योरी कहती है कि जो रिसोर्सेज हैं वो स्कार्स हो जाएंगे, जिसकी वजह से दोबारा फिर से एनवायरनमेंट को जो है वो डिग्रेड किया जाएगा। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन थ्योरी अगेन नए तरह के डिसीज़ के बारे में जो है वो बात करती है। मॉडर्नाइजेशन थ्योरी जो है वो आपके पास कल्चरल शॉक के बारे में बात करती है कि रैपिड चेंजेस के कारण जो है आपके पास सोसाइटल स्ट्रेंस जो है वो आ सकते हैं। ह्यूमन कैपिटल थ्योरी जो है वो कहती है कि हो सकता है कि जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रही है तो सारी पॉपुलेशन को जो है लिटरेसी और स्किल जो है ना दिया जा सके, जिस वजह से जो है वो एक सोसाइटी के ऊपर जो है वो बर्डन बन जाए। ठीक है, तो ये जो है वो आपके पास थ्योरीज हैं और ये प्रॉब्लम है। ठीक है जी। फिर उसके बाद बात आती है डीलिनिएट द फैक्टर्स दैट आर इन्फ्लुएंसिंग द फर्टिलिटी इन द इंडियन पॉपुलेशन। तो आपके पास जो है वो दीज आर द फैक्टर्स। एज एक फैक्टर रहता है, बायोलॉजिकल फैक्टर। पहले हमने बायोलॉजिकल फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, एज, हेल्थ स्टेटस, जो सेक्सुअल इंटरकोर्स, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेक्सुअल इंटरकोर्स, यूज़ ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स एंड यूज़ ऑफ द रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज। उसके बाद दीज आर द सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स एंड देन दीज आर द कल्चरल फैक्टर्स। ठीक है, और इन्हीं फैक्टर्स को फिर मैंने इंडियन कंटेक्स्ट के अंदर जो है वो यूज़ किया है। ठीक है, सो जैसे फॉर एग्जांपल पेट्रिशिया ओबराय ने जो है पॉपुलेशन, जेंडर एंड पॉलिटिक्स लिखी, उसके अंदर उन्होंने बताया कि एज ऑफ पॉपुलेशन जैसे जैसे इंक्रीज़ करती है तो वैसे वैसे जो है वो आपके पास फर्टिलिटी लेवल जो है वो आप दे ऑल्सो सो दे द फर्टिलिटी लेवल दे डिक्रीज़। सिमिलरली आपके पास जैसे ही हेल्थ स्टेटस जो है वो आपका अच्छा होता है तो आपके पास फर्टिलिटी लेवल्स जो है वो डिक्रीज़ करते हैं, लेकिन फेकेंडिटी लेवल जो है वो इंक्रीज़ करते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरकोर्स अगेन आपके पास जो है अगर जितने टैबूज कम होते हैं तो आपके पास जो है वो अगेन फर्टिलिटी लेवल्स जो है वो आपके पास इंक्रीज़ करते हैं। अगेन एम.एन. श्रीनिवास कहते हैं सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया के अंदर अगर आपके पास जो है वो कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज़ ज़्यादा हो जाता है ट्राइबल पॉपुलेशन के अंदर तो आपके पास अगेन उनके फर्टिलिटी लेवल्स जो है वो ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली आपके पास एजुकेशन, इकोनॉमिक स्टेटस वगैरह के ऊपर जो है वो हमने बात की। ठीक है, सो व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द फेकेंडिटी एंड फर्टिलिटी? सो जस्ट रीड इट योरसेल्फ। ठीक है, फर्टिलिटी का मतलब है कि असल में कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, फेकेंडिटी का मतलब है कि बच्चे पैदा आप कितने कर सकते हो। तो बेसिकली जब आपके पास हेल्थ इंडिसेस इंप्रूव करते हैं तो उसके साथ जो है वो फर्टिलिटी डिक्रीज़ करती है, फेकेंडिटी इंक्रीज़ करती है। बस यही एक जो है आपके पास एंटागोनिस्टिक रिलेशनशिप है, बाकी सारे जो है वो बिल्कुल लीनियर और बिल्कुल जो है वो आपके पास प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप जो है वो दिखाई देते हैं। ठीक है, देन उसके बाद बात आती है डिस्क्राइब द बायोलॉजिकल एंड द सोशो इकोलॉजिकल फैक्टर्स अफेक्टिंग द मॉर्टलिटी। ठीक है जी, सो दीज आर द बायोलॉजिकल फैक्टर। जस्ट इसको एक बार देख लीजिएगा, आपने ऑलरेडी जो है वो कर लिए हैं। जो चीज़ें फर्टिलिटी अच्छी इंक्रीज़ करती हैं वही चीज़ें जो है वो आपके पास मॉर्टलिटी को डिक्रीज़ करती हैं। इट इज़ एज सिंपल एज दैट, ये रिलेशनशिप है आपके पास। ठीक है, तो अगेन जस्ट इसको एक बार रीड कर लीजिएगा, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। एंड देन एज एट मेनार्च, ग्लोबल ट्रेंड जो है वो आपके पास एक पॉजिटिव सेकुलर ट्रेंड्स दिखाई देते हैं कि आपके पास 19वीं सेंचुरी के बाद जो एज है मेनार्च की वो डिक्रीज़ करना जो है वो शुरू हुई है। ठीक है, यूएस के अंदर भी देखा गया है, इंडिया के अंदर भी देखा गया है। ठीक है, और इंडिया के ट्रेंड जो है वो अकॉर्डिंग टू द जर्नल ऑफ गायनोकोलॉजी इन इंडिया, तो आपके पास जो मीन एज है वो 13.5 का जो है वो दिखाई देता है। तो इंडिया का जो एज है वो अभी भी वेस्ट से जो है थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है, सो अर्ली एज ऑफ मेनार्च के कारण क्या हैं जो है वो यहाँ पे लिखे हैं, वही जो ऊपर हमने कारण डिस्कस किए थे उसी का मैंने जो है नीचे कॉपी पेस्ट किया है, दैट इज़ इट। ठीक है, देन उसके बाद बात आती है डिफाइन फेकेंडिटी एंड एक्सप्लेन द मेजर फैक्टर्स दैट आर अफेक्टिंग फेकेंडिटी इन द इंडियन पॉपुलेशन। वही सारी चीज़ें जो कि ऊपर डिस्कस कर रखी हैं हमने। देन उसके बाद मेनोपॉज और उसके इम्पैक्ट्स क्या हैं। ठीक है, सो अगेन आपके पास जो है हार्मोनल चेंजेस आती हैं जिसकी वजह से फिजिकल इम्पैक्ट्स पड़ते हैं। सो हॉट फ्लशेस होती है, नाइट स्वेट्स आते हैं, वजाइनल चेंजेस आती हैं, जो यूरिनरी ट्रैक है उसके अंदर चेंजेस आती हैं, स्किन के अंदर, हेयर के अंदर जो है वो चेंजेस आती हैं।
सोशल और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स जो है वो क्या पड़ते हैं, आपकी सोशल आइडेंटिटी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ते हैं। जैसे मार्गरेट लॉक ने जो है वो काम किया जापान के अंदर, तो जापान के अंदर जो है वो आपके पास विजडम वाला जो है वो आपको माना जाता है इफ़ यू हैव रीच द मेनोपॉज। ठीक है, साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट्स दोनों करने पड़ते हैं। ठीक है, जो सेक्सुअल डायनामिक्स है वो चेंज कर जाता है और आपके पास जो है वो एक नए प्रोसेस को, एक नया स्टेटस को जो है वो आपको अडॉप्ट करना पड़ता है। ठीक है, देन उसके बाद डिस्कस द रेलिवेंस ऑफ मेनार्च, मेनोपॉज एंड अदर बायोलॉजिकल इवेंट्स इन दी टू दी फर्टिलिटी। तो आपके पास जो है वो मेनार्च के अंदर क्या होता है, ठीक है, उसका रेलिवेंस क्या है, ठीक है, और बाकी जो आपके पास बायोलॉजिकल इवेंट्स हैं लाइक ओवुलेशन, लाइक प्रेगनेंसी, लाइक आपके पास जो है वो इनफर्टिलिटी। ठीक है, तो इनका जो है वो अपना अपना एक सिग्निफिकेंस है, कल्चरल सिग्निफिकेंस है, सोशल सिग्निफिकेंस है, उनको जो है वो आपको लिखना है। ठीक है, देन उसके बाद बात आती है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। आखिरकार ये चीज़ क्या होती है, फ्रैंक नॉनस्टीन और किंसले डेविस ने जो है उस थ्योरी को दिया। तो इसके अंदर जो है वो आपकी पॉपुलेशन को 3 फेजेस के अंदर डिवाइड किया जाता है, चौथा फेज बाद में आया था। ठीक है, 3 फेजेस के अंदर डिवाइड किया, तो आपके पास पहली जो है दैट इज़ द प्री इंडस्ट्रियल स्टेज, जिसके अंदर जो है वो पॉपुलेशन के अंदर हाई बर्थ रेट और हाई मोर्टलिटी रेट रहता है, तो पॉपुलेशन जो है वो इक्विलिब्रियम के अंदर रहती है। देन उसके बाद सेकेंड फेज आता है दैट इज़ द अर्ली इंडस्ट्रियल फेज, जिसके अंदर डेथ रेट जो है वो डिक्रीज करने स्टार्ट होते हैं। बिकॉज डेथ रेट इंक्रीज करने स्टार्ट होते हैं, इट मे लीड और इट जनरली लीड्स टू द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। देन उसके बाद थर्ड फेज़ आता है, थर्ड फेज़ के अंदर धीरे धीरे जो है वो बर्थ रेट्स जो है डिक्लाइन करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, जो आपके पास मोर्टलिटी रेट्स हैं वो ऑलरेडी नीचे रहते हैं, तो आपके पास जो पॉपुलेशन इंक्रीज का रेट है वो आपके पास डिक्लाइन करता है। देन उसके बाद बात आता है फोर्थ फेज़ का। फोर्थ फेज़ के अंदर जो है वो फाइनल स्टेज है, बोथ द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट वो जो है वो डिक्लाइन करते हैं और आपके पास जो है पॉपुलेशन का साइज जो है वो स्टेबलाइज हो जाता है। कई जगह के ऊपर जो है वो आपके पास ये डिक्रीज करना भी स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो आपके पास फैमिली के रिगार्डिंग आपका एटीट्यूड वगैरह जो है वो चेंज हो जाएगा, डिलेड मैरिजेस होनी स्टार्ट हो जाएंगी, फीमेल का पार्टिसिपेशन वर्कफोर्स के अंदर जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, सो कॉजेज लिखे हैं, इफेक्ट्स लिखे हैं, जस्ट रीड इट योरसेल्फ। देन उसके बाद क्रिटिसिज्म लिखे हैं। ठीक है, बुर्श का क्रिटिसिज्म है, रायले का क्रिटिसिज्म है, मर्फी का है, एस्टर बसरॉप का क्रिटिसिज्म है, ये पिछली क्लास के अंदर जो है वो हमने कर लिए थे। क्लिफर्ड गीट्स का है, कैडवेल का है। ठीक है, वो जो पिछली क्लास के अंदर एपिडेमोलॉजी के अंदर क्रिटिसिज्म लगाए थे वही क्रिटिसिज्म जो है वो यहाँ पे बेसिकली लगाए गए हैं। ठीक है, एक्सेप्ट फॉर सर्टेन एंथ्रोपोलॉजी जो कि मैंने और लिखे हैं। ठीक है, जस्ट रीड इट योरसेल्फ, अगर ना समझ में आए तो एक बार जो है वो भाई पूछ लेना। ओके, देन उसके बाद बात आती है डिस्टिंग्विश बिटवीन द टर्म्स फेकेंडिटी एंड फर्टिलिटी। वी हैव ऑलरेडी डन इट। Then the next chapter and the final chapter, that is the applied anthropology. So discuss how the anthropological knowledge of the human body it may be used in designing the human equipments. ठीक है, तो इसके अंदर जो जनरल पॉइंट्स हैं वो तो हमने लिखे ही हैं, उसी के साथ जो केस स्टडीज़ हुई थी, जो वर्क्स हुए थे, जो आपके पास जो है वो जिस तरह से काम किया गया था इंडस्ट्री के अंदर, तो उनको जो है वो हमने लिखा है यहाँ पे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन अनाटमी एंड द फिजिकल डिफरेंसेस, तो आपके पास जो है वो जॉन आर नापियर ने जो है वो काम किया था हैंड के ऊपर, और उन्होंने टूल्स को जो है वो डिज़ाइन किया। जो आजकल हम टूल किट्स वगैरह देखते हैं ना, नापियर ने किताब लिखी थी उसके ऊपर, हैंड डिज़ाइंस के ऊपर, तो उसी से बनी है। देन उसके बाद जो है वो फिजियोलॉजिकल कंसिडरेशंस। सो अगेन जो है वो आपके पास अर्गोनॉमिक चेयर वगैरह के अंदर जो है वो विलियम एच मेस ने काम किया। दीज आर द अर्गोनॉमिक चेयर जिसके ऊपर मैं बैठा हुआ हूँ। ठीक है, तो कैसे जो है वो आपके पास एडजस्टमेंट वगैरह होना चाहिए। देन उसके बाद जेंडर डिफरेंसेस को यूज़ किया था बर्नेटा बैटिना डूकन के काम के अंदर। तो उन्होंने जो है वो आपके पास अगेन जो सेफ्टी गियर्स वगैरह जो है वो विमेन के लिए बनाए थे। पहले जो है वो फायर फाइटिंग इंडस्ट्री इट वाज डोमिनेटेड बाय मेल, तो फीमेल को जो है वो एक देना था, उनका स्थान देना था, तो उसके लिए जो है वो आपके पास फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स वगैरह जो है बनाए। देन उसके बाद कल्चरल एक्सेप्टेबिलिटी। सो
जो ट्राइबल विमेन हैं और जो विलेज के अंदर लोग रहते हैं, तो उसके अंदर जो है वो कुकिंग स्टोव्स वगैरह बनाए गए जिनकी जो है वो एक कल्चरल एक्सेप्टेबिलिटी जो है वो हो। देन इंक्लूसिव डिज़ाइनिंग वगैरह के अंदर जो है वो काम किया जाता है, ठीक है। सो देन उसके बाद हाउ द केसेस ऑफ द पेटर्निटी डिस्प्यूट दे आर सॉल्व्ड, और रीसेंट टेक्निक्स जो है वो हमने डिस्कस करनी है इसके अंदर। सो रीसेंट टेक्निक्स अगेन ABO ब्लड ग्रुप वगैरह रीसेंट टेक्निक नहीं है, दीज आर द ट्रेडिशनल टेक्निक्स, ठीक है। तो इसके अंदर जो है वो DNA टेस्टिंग इट इज़ द रीसेंट टेक्निक, ठीक है। उसी के साथ कैसे जो है वो आपके पास केस सॉल्व किया गया था उसी को जो है वो हमने डिस्कस किया है। 2008 के अंदर एक द मैन नेम उल्फ, तो वो जो है वो एक उसका बच्चा नहीं था लेकिन उसको जो है वो पेरेंट करे जा रहा था, तो वहाँ पे जो है वो हमने DNA टेक्नोलॉजी को यूज़ किया और हमने ये देखा कि उल्फ जो है वो रियल फादर नहीं है उसका, ठीक है। सिमिलरली सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो 2011 के अंदर जो है इसको मान्यता दी थी DNA टेस्टिंग को फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द पैटर्निटी, ठीक है। बाबनी प्रसाद जीना केस है तो उसके अंदर जो है उसको मान्यता दी गई थी। देन उसके बाद बात आती है माइटोकॉन्ड्रियल DNA टेस्टिंग की। माइटोकॉन्ड्रियल DNA टेस्टिंग के अंदर हम बेसिकली माइटोकॉन्ड्रियल DNA, बिकॉज वो जो है वो आपके पास मदर से सीधा डॉटर को या फिर सन को ट्रांसफ़र होता है, तो उसको जो है वो हम देखते हैं, ठीक है। तो अगेन जो है वो रशियन फैमिली रोमानोव्स की जो फैमिली है उसको हमने जो है वो देखा था, बिकॉज मदर साइड से देवर रिलेटेड विद द प्रिंस फिलिप, तो प्रिंस फिलिप का जो माइटोकॉन्ड्रियल DNA है उसके मार्कर्स लिए गए और जो आपके पास अवशेष हैं वो रोमानोव्स के जो अवशेष हैं उनको जो है वो देखा गया और इस तरह से जो है रोमानोव्स को ढूंढा गया, ठीक है। क्योंकि रशियन रेवोल्यूशन के बाद वो भाग गए थे, कुछ पोलैंड के अंदर छिप गए जाके, कुछ आयरलैंड वगैरह के अंदर पहुंच गए, ठीक है। देन उसके बाद देयर इज़ द वाई क्रोमोसोम टेस्टिंग। वाई क्रोमोसोम टेस्टिंग जो है वो अगेन फादर को इस्टेब्लिश करने के लिए जो है वो की जाती है। हम इसके अंदर YSTR शॉर्ट टैंडम रिपीट्स को जो है वो आपस में कंपेयर करते हैं, ठीक है। और ये वहाँ पे ज़्यादा यूज़ की जाती है जहाँ पे जो है वो DNA प्रोफाइलिंग वगैरह जो है वो काम ना कर रही हो, जब आपके पास जो है वो दोनों ट्विन ब्रदर्स हों और दोनों ट्विन ब्रदर्स के अंदर जो है वो एक पेरेंटिंग का मसला जो है वो फंस जाए, ठीक है। तो वहाँ पे जो है वो वाई क्रोमोसोम एनालिसिस जो है वो किया जाता है। देन व्हाट इज़ एंथ्रोपोमेट्री एंड डिस्कस इट्स रोल इन द न्यूट्रिशनल स्टेटस एंड द स्पोर्ट्स कैपेबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है जी। सो जस्ट रीड इट योर सेल्फ। इसके अंदर मैंने अलग अलग मेथड्स लिखे हैं और किस तरह से वो मेथड जो है वो काम करते हैं, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। सो वही मेथड्स हैं, BMI क्या होता है, आपके पास डेक्सा क्या होता है, सोमैटोटाइपिंग क्या होती है, ठीक है। और उसी के साथ जो है वो आपके पास मोर हाउस रैश इंडेक्स क्या है, उन्हीं चीज़ों को जो है यहाँ पे लिखा है और कुछ नहीं है ज़्यादा इसके अंदर। व्हाट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ द ह्यूमन जीनोमिक रिसर्च इन द ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है। तो आपके पास इसको मेडिसिन के अंदर कैसे यूज़ किया जा रहा है, एग्रीकल्चर के अंदर कैसे यूज़ किया जा रहा है, फॉरेंसिक्स के अंदर क्या यूज़ किया जा रहा है, तो इसके ऊपर जो है हमने बात की है। दैन उसके बाद एथिक्स एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो अगेन 3 तरह के एथिकल कंसर्न्स हैं। एक है डिज़ाइनर बेबी बनना स्टार्ट हो जाएंगे, दूसरा है क्लोनिंग होनी शुरू हो जाएगी, तीसरा है जीन एडिटिंग से ऊट पटांग चीज़ें जो है वो आप बनाओगे, ठीक है। तो एथिकल प्रिंसिपल जिनके ऊपर जो है वो आप जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है वो लगा सकते हो, पहला है द प्रिंसिपल ऑफ ऑटोनॉमी। द प्रिंसिपल ऑफ ऑटोनॉमी बेसिकली ये कहता है कि हर किसी को एक इन्फॉर्म्ड कंसेंट होना चाहिए कि आपके पास ये ख़राब चीज़ें हो सकती हैं इससे और ये जो है वो अच्छी चीज़ें हो सकती हैं, एंड दीज आर द स्टडीज़ दैट वी हैव डन। देन उसके बाद जो आपके पास जेनेटिक इंजीनियरिंग है उसको सिर्फ और सिर्फ जो है वो बेनिफिट के लिए जो है लगाना चाहिए। देन उसके बाद जस्टिस होना चाहिए कि अगर आपके पास कोई ऐसी टेक्निक है जो कि इतनी ज़्यादा महंगी है जो कि कुछ ही लोग जो है वो अफोर्ड कर सकते हैं, तो आपके पास वैसी टेक्निक को जो है अभी लिंगो के अंदर रखो, अभी पीछे रखो। सब लोगों के पास जो है वो इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स और बर्डन जो है वो होना चाहिए, ठीक है। सो दीज आर द जेनेटिक प्रिंसिपल्स, दीज आर द एथिकल प्रिंसिपल्स जिसके ऊपर जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग को आप जो है वो आगे बढ़ा रहे हो। देन उसके बाद बात आती है व्हाट आर द एंथ्रोपोलॉजिकल इनपुट्स इन द फेशियल रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है। जो सबसे पहले जो है वो आपके पास आप क्रेनोफेशियल मॉर्फोलॉजी स्टडी जो है वो करते हो, जिसके अंदर जो है सबसे पहले शेप वगैरह देखा जाता है, मैंडिबल का शेप वगैरह देखा जाता है, जॉ बोन्स, जो जाइगोमेटिक आर्किज हैं उनको देखा जाता है, नस्ल अपरेचर वगैरह को देखा जाता है।
फिर उसके बाद हम इंटरप्रिटेशन करते हैं। अब इंटरप्रिटेशन कैसे किया जाता है? विद दी हेल्प ऑफ इंडिसेस। ठीक है, तो हम क्रेनियोफॉर्म इंडिसेस वगैरह जो है वो बनाते हैं और इंडिसेस को जो है वो कंप्यूटर के अंदर रखते हैं या फिर कोई भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है उसके अंदर रखते हैं, तो वो एनालिसिस करता है। देन उसके बाद जो है वो हम बेसिकली आपके पास टिश्यू डेप्थ मेथड वगैरह जो है वो अपनाते हैं, जिसके अंदर जो है वो हम ये देखते हैं कि कितना जो है वो आपके पास फैट का थिकनेस जो है वो आपके फेस के ऊपर होता होगा। ठीक है, सो अगेन वी फॉर दिस द टिश्यू डेप्थ मेथड हम जो है वो बाकी जो आपके पार्ट्स होते हैं बॉडी के उसको जो है मेजर करना स्टार्ट करते हैं, एंड अगेन आपके पास जो है वो उससे जो टिश्यू आपके टिश्यूज़ का डेप्थ है उसको जो है वो उस देखा जाता है कि कितना हो सकता है। देन उसके बाद जो है वो हम एथनिसिटी को रिकॉर्ड करते हैं कि आपका जो है वो एथनिक बैकग्राउंड क्या होगा, आपका रेशियल बैकग्राउंड क्या हो सकता है। ठीक है, तो उस हिसाब से जो है वो आपके फेस वो डेटा भी जो है वो फेशियल रिकंस्ट्रक्शन के अंदर लिया जाता है। एंड देन आफ्टर दैट देयर इज़ द एज एस्टिमेशन। हम आपके बाकी और बॉडी पार्ट से जैसे क्रेनियल सूचर्स हो गए उनको देखते हुए, आपके पास जो है वो आपका वर्टिब्रल कॉलम देखते हुए, आपका रिब केज देखते हुए, हम आपका जो टीथ का वियर एंड टीयर है उसको देखते हुए हम ये अनुमान लगाते हैं कि आपकी एज कितनी होगी। तो उसके साथ जो है वो आपके पास एज रिलेटेड जो चेंजेस आती हैं फेस के ऊपर उसको जो है वो रखा जाता है। ठीक है, देन उसके बाद जो है वो अगला आता है कि आपका सेक्स कौन सा होगा। ठीक है, तो अगेन आपके पास डीएनए टेस्टिंग वगैरह जब की जाती है तो सेक्स डिटर्मिनेशन जो है वो बड़ा इजीली हो जाता है। नहीं तो हम जो है वो चेस्ट को देखते हैं, मेस्टोरॉइड प्रोसेसेस को देख लेते हैं, तो पता चल जाता है कि ये लड़का है या लड़की है। ठीक है, तो अगेन जो है वो इसका एक एनालिसिस किया जाता है एंड देन उसके बाद जो है फेशियल रिकंस्ट्रक्शन जो है वो कर लिया जाता है। ठीक है, सो उसी के साथ जो है वो क्रेनियल सूचर क्लोजर्स वगैरह ये सारे जो है वो आपके पास बता देते हैं कि आपकी एज वगैरह जो है वो कितनी होगी। ठीक है, सो आर्टिस्ट वगैरह के साथ जो है कोलैबोरेट किया जाता है। जस्ट इसको जो है वो एक बार देख लीजिएगा, तो इससे जो है वो आपकी आइडेंटिटी पता चल जाती है, फेशियल रिकंस्ट्रक्शन जो है वो बड़ा ईजिली हो जाता है। ठीक है, सो दीज आर द स्टेप्स, जस्ट एक बार स्टेप्स को देख लीजिएगा। ठीक है, देन उसके बाद अप्लाइड ह्यूमन जेनोमिक्स, इट हैज़ कम टू टच एवरी स्फीयर ऑफ द ह्यूमन लाइफ, और इस चीज़ को जो है वो डिस्कस करना है विद द हेल्प ऑफ द मॉलिक्यूलर एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, पहले तो कौन कौन से स्फीयर्स को टच किया है। ठीक है, सो हेल्थ एंड मेडिसिन को टच कर लिया है, आपके पास जो है वो एग्रीकल्चर को टच कर लिया है, फॉरेंसिक साइंस को टच कर लिया है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और रीसेंट एडवांसेस क्या हैं, तो आपके पास जो है वो NGS के सहारे जो है वो हमने ह्यूमन जो आपके पास जो आपकी जेनेटिक सीक्वेंसिंग है उसको बड़े कम कॉस्ट के अंदर जो है वो पूरा करना स्टार्ट कर दिया है। हमने जो है वो नियंदरथाल का DNA निकाल के उसको बहुत अच्छे तरीके से सीक्वेंस कर लिया और ये भी देख लिया कि हर किसी के पास जो है 2% नियंदरथाल का DNA है। एपिजेनेटिक्स के अंदर जो है वो हमने देखा कि किस तरह से कुछ जीन्स जो है वो आपके पास स्विच ऑन और स्विच ऑफ करती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, और इस रिसर्च को जो है वो हम कैंसर के साथ यूज़ कर सकते हैं, एंड ये जो काम है इट वाज डन विद द हेल्प ऑफ द फिश टेक्निक। ठीक है, फ्लोरोसेंट इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन। देन उसके बाद क्रिस्पर Cas9 के अंदर जो है वो हमने ऑलमोस्ट जो है वो आपके पास जो आपके पास जेनेटिक एडिटिंग की टेक्नोलॉजी है उसको जो है वो अचीव कर लिया है। ठीक है, सो अगेन जब हमने पहले क्लासेस किए थे तो उसके अंदर जो है वो इसके पर्टिकुलरली क्या क्या इसके अंदर एडवांसमेंट्स हुए हैं उनको जो है डिस्कस कर लिया था। तो जनरली जो है मैंने यहाँ पे लिखा है चीज़ों को। देन उसके बाद डिस्क्राइब द रोल ऑफ द एंथ्रोपोलॉजी इन डिज़ाइनिंग द डिफेंस इक्विपमेंट्स एंड अदर इक्विपमेंट्स। तो अगेन फिजिकल कैपेबिलिटीज़ को समझने में फिजिकल कैपेबिलिटी समझने में काम आती हैं, कल्चरल डाइवर्सिटी, यूज़र बिहेवियर। तो जस्ट उसी के साथ जो है वो आई हैव गिवन द केस स्टडीज़ फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स, क्योंकि वहाँ पे ही ज़्यादा जो है वो एंथ्रोपोमेट्री को यूज़ किया है। 1940 के अंदर जो है वो कैसे आपके पास एवरेट ने यूज़ किया, फिर उसके बाद जो है वो शिप्स वगैरह को डिज़ाइन करना था तो उसके लिए जो है वो ह्यूमन ट्रेन सिस्टम बनाया गया। फिर उसके बाद कोल्हान की स्टडी आती है जो कि बहुत कंट्रोवर्शियल होती है, यूज़र बिहेवियर, जिसके ऊपर शिप्स वगैरह जो है वो वॉर शिप्स वगैरह डिज़ाइन की जाती हैं। ठीक है, तो उनको जो है वो हमने यहाँ पे लिखा है। व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ द पर्सनल आइडेंटिफिकेशन, अगेन जस्ट इसको रीड कर लीजिएगा, यू मस्ट हैव डन दिस ऑलरेडी। ठीक है, देन उसके बाद आपने एक शॉर्ट नोट लिखना है फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी के अंदर।
ठीक है। तो फोरेंसिक जब शॉर्ट नोट लिखते हैं तो मेथड्स और जो एप्लीकेशंस हैं दोनों के अंदर जो है वो एक बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। सो जस्ट रीड इट योर सेल्फ। एंड देन उसके बाद डीएनए टेक्नोलॉजी इन मेडिसिन, तो डिसीज़ डायग्नोसिस के अंदर ये यूज़ हो जाती है विद द हेल्प ऑफ द बायोलॉजिकल मार्कर्स। पर्सनलाइज मेडिसिन आप इससे बना सकते हो, ठीक है। जीन थेरेपी के अंदर आप इसको यूज़ कर सकते हो, वैक्सीन्स के अंदर जो है ये यूज़ हो सकती है। देन उसके बाद कैसे एंथ्रोपोलॉजी जो है वो स्पोर्ट्स पर्सनल के अंदर यूज़ होती है उनको मॉनिटर वगैरह करने के लिए, ठीक है। सो पार्टिसिपेशन, ऑब्जर्वेशन और एथनोग्राफिक स्टडीज़ जो है वो करते हैं उनको मॉनिटर करने के लिए, ठीक है। और आपके पास सिलेक्शन के लिए जो है वो हम पहले तो स्मेटोटाइपिंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ द फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, एंड देन आपके पास जो है वो जीनोम स्टडीज़ वगैरह जो है वो की जाती हैं जिसके अंदर कुछ बायोलॉजिकल मार्कर्स वगैरह को जो है देखा जाता है ताकि जेनेटिक मेकअप, अच्छे जेनेटिक मेकअप वाले लोग जो है वो आपके पास आ जाएँ। देन उसके बाद व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ द एंथ्रोपोमेट्री इन डिज़ाइनिंग, ठीक है। अर्गोनॉमिक डिज़ाइन, इंक्लूसिव डिज़ाइन, एफिशिएंसी एंड सेफ्टी, उसी के साथ आई हैव रिटन द केस स्टडीज़, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल जापानी ने काम किया था इंक्लूसिव डिज़ाइनिंग के अंदर ताकि आपके पास जो है वो एयरप्लेन के कॉकपिट्स जो है वो आपके पास आरामदायक हो सके, ज़्यादा टाइम जो है वो पायलट्स जहाज़ जो है वो उड़ा सकें, ठीक है। अर्गोनॉमिक डिज़ाइनिंग के अंदर जो है वो आपके पास अगेन बॉडी के डिज़ाइंस वगैरह के हिसाब से जो है वो आप चीज़ों को बनाते हो, जैसे चेयर्स वगैरह का हमने एग्जांपल किया था। दैन उसके बाद सेफ्टी मेजरमेंट्स के अंदर जो है वो अगेन हमने देखा था कि कैसे सेफ्टी गियर्स को विमेन स्पेसिफिक जो है वो बनाया गया, ठीक है। देन उसके बाद अलग अलग प्रोडक्ट डिज़ाइन, वर्क स्पेस डिज़ाइन, क्लोथिंग, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, एग्रीकल्चर, यहाँ पे जो है वो आपके पास एर्गोनॉमिक्स को यूज़ किया जा सकता है, एंथ्रोपोमेट्री को यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। देन उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है ब्रीफली डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ द ह्यूमन एस्ट्रोलॉजी, यानी कि एस्ट्रोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी इन द फोरेंसिक एविडेंस, ठीक है। तो कहाँ कहाँ पे जो है वो यूज़ आ सकती है। सो एज डिटर्मिनेशन में यूज़ आ सकती है, सेक्स डिटर्मिनेशन में यूज़ आती है, ठीक है। क्रेनियल एनालिसिस में, एथनिसिटी के एनालिसिस में ये यूज़ आती है। तो इन चीज़ों को जो है वो आपको लिखना है, ठीक है। अगेन जस्ट सी द मेथड्स, डेंटल वियर एरप्शन एंड वियर मेथड हमने बताया है, एपिफिशियल फ्यूजन मेथड, फ्यूजन को बताया है, क्रेनियल सूचर्स को बताया है, कुछ डीजनरेटिव चेंजेस आती हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। सेक्स डिटर्मिनेशन जो है वो अगेन हमने ऊपर ऑलरेडी कर लिया है, ठीक है। जिसके अंदर पेल्विक बोन एनालिसिस किया जाता है, क्रेनियल एनालिसिस किया जाता है। एथनिसिटी डिटर्मिनेशन के अंदर क्रेनियल मोर्फोलॉजी देखा जाता है, डेंटल मोर्फोलॉजी देखा जाता है, पोस्ट क्रेनियल स्केल्टन्स को जो है वो स्केल्टन रिमेन्स को जो है वो देखा जाता है, बोन्स वगैरह को देखा जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद अगेन अ वेरी होलिस्टिक क्वेश्चन वाज आस्क्ड, एक्सप्लेन द एंथ्रोपोलॉजिकल नॉलेज इन जेनेटिक काउंसलिंग, और आपके पास जो है वो फोरेंसिक साइंस, स्पोर्ट्स, न्यूट्रिशन, वो हमने जो है वो ऊपर सब कर लिया है। फिर उसके बाद जो है कहाँ कहाँ पे ह्यूमन जेनेटिक्स का नॉलेज अप्लाई किया जा सकता है, अगेन वी हैव डन दिस। देन उसके बाद द रोल ऑफ द सीरोजेनेटिक्स एंड द साइटोजेनेटिक्स इन द रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी। सीरोजेनेटिक्स का मतलब होता है कि जो सीरम प्रोटीन्स हैं, और साइटोजेनेटिक्स का मतलब यहाँ पे है कि जो आपके पास क्रोमोसोम्स हैं दोनों का क्या रोल रहा है। तो आपके पास दीज आर द थिंग्स जो कि आपके जैसे फॉर एग्जांपल GnRH जो है वो बेसिकली इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द हाइपोथैलेमस इन द ब्रेन, और GnRH जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है ताकि आपके पास जो है वो FSH यानी कि जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है उसको रिलीज़ किया जाए, और जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है उसको रिलीज़ किया जाए। फिर उसके बाद FSH जो है वो विमेन के अंदर बेसिकली stimulates the growth and maturation of the follicles in the ovaries, and then उसके बाद जो है वो आपके पास in men ये जो है वो sperms का प्रोडक्शन इनिशिएट कर देता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो बेसिकली ओव्यूलेशन को ट्रिगर करता है और आपके पास मैच्योर एग को जो है वो बाहर निकालता है, रिलीज़ करता है। देन उसके बाद जो है वो आपके पास LH इट ऑल्सो स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोजेस्टेरॉन इन द कॉर्पस लिटनम, ठीक है, जो कि आपके पास जहाँ पे एग जो है वो आता है। देन उसके बाद इन मैन के अंदर LH जो है वो बेसिकली टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन को बनाता है। फिर उसके बाद बात आती है टेस्टोस्टेरोन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ये बेसिकली जो है वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो बनाते हैं, ठीक है। तो आपके पास जो है दो एस्ट्रोजन है, इट स्टिमुलेट्स द डेवलपमेंट ऑफ
ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन द फीमेल, और आपके पास जो यूट्रस की लाइनिंग है पहले हाफ के अंदर, वो जो उसका काम जो है वो ईस्ट्रोजन ही संभालता है। देन उसके बाद जो है प्रोजेस्टेरॉन, इट इज़ अगेन फॉर द मेंटेनिंग ऑफ द यूट्रस लाइनिंग इन द सेकेंड हाफ ऑफ द साइकिल। देन उसके बाद जो है वो बात आती है टेस्टोस्टेरॉन की, सेक्सुअल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स मेल के अंदर बनाते हैं, एंड इट इज़ एसेंशियल फॉर द स्पर्म प्रोडक्शन। देन उसके बाद जो है आपके पास बात आती है ह्यूमन क्रोनिक गनाडोट्रोफिन की। अगेन आपके पास जो है वो इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो, एंड देन उसके बाद जो है प्लेसेंटा इसको करता है प्रोड्यूस। तो ये जो है वो कॉर्पस ल्यूटेनम को मेंटेन करता है, ठीक है। एंड देन उसके बाद जो है प्रेगनेंसी अच्छे तरीके से हो उसका ध्यान जो है ये रखता है। देन उसके बाद बात आती है प्रोलैक्टिन एंड ऑक्सीटोसिन की। जो ऑक्सीटोसिन अगेन आपके पास चाइल्ड बर्थ के दौरान जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं उसको स्टिमुलेट करने के अंदर काम आता है, और जो मिल्क प्रोडक्शन है उसके अंदर जो है वो काम आता है। देन उसके बाद प्रोलैक्टिन जो है इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड, और आपके पास जो है ये मिल्क प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है, ठीक है जी। देन उसके बाद व्हाट इज़ द रोल ऑफ द साइटोजेनेटिक्स इन द रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी। सो अगेन आपके पास जो है वो क्रोमोसोमल अबनॉर्मैलिटीज़ को देखने के काम आता है, सेक्स डिटर्मिनेशन, और आपके पास जो है वो पीजीडी एनालिसिस के अंदर ये जो है वो काम आता है। जेनेटिक इम्प्रिंटिंग इन द ह्यूमन डिसीजेज, तो आपके पास जो है वो आई थिंक वी हैव ऑलरेडी डन इट, जेनेटिक इम्प्रिंटिंग हो चुका था। देन उसके बाद डिस्कस द रेलिवेंस ऑफ द ह्यूमन डीएनए प्रोफाइलिंग एंड जीन मैपिंग, अगेन वी हैव डन इट, ठीक है जी। सो दिस वाज इट फॉर द फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी। जस्ट इसको जो है वो एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। एंड आई होप ये चीज़ें जो है वो आपको दे आर नॉट फॉर द कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, दे आर बेसिकली फॉर योर रिवीजन, ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत आएगी तो मुझसे जो है वो पूछ लेना। द PDF इट विल बी अवेलेबल इन दी टेलीग्राम सेक्शन, ठीक है। तो टेलीग्राम के अंदर ग्रुप के अंदर ये अवेलेबल होगा। थैंक यू वेरी मच।